कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, जग अभी जीता नहीं मैं अभी हारा नहीं, अभी मेरा एग्जाम हुआ नहीं मैं पहले भी कैसे हार मान लूं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, यार केमिस्ट्री मेंटोर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। जी दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि आपके आने वाले जो आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम है 9 और 10 मई को, उनकी अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि हमने जो सपना देखा था सरकारी कर्मचारी बनने का वो साकार हो जाए। दोस्तों, लैब असिस्टेंट की भर्ती बहुत समय बाद आई है। बहुत सारे विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अब इस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि हम एग्जाम में बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर पाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे अब जो 30 डे है इनका यूटिलाइज करना है। तो दोस्तों, अब मैं कहूं कि गिनती के अपने पास 30 दिन बचे हुए हैं। कौन सी गलती नहीं करनी है जो मैक्सिमम विद्यार्थी करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि अब अभी कोई विद्यार्थी शुरू करता है, पढ़ा तो आप सबने पूरे साल है, क्योंकि जो लैब असिस्टेंट की भर्ती थी वो हर बार एक्सटेंड हुई है, तो पढ़ाई आप सब सारे विद्यार्थी कर रहे थे। तो सबसे पहले अपने आप से प्रॉमिस करना है, अपने आप पे डाउट नहीं करना है कि मैंने पढ़ाई नहीं की। आप सब ने पढ़ाई कर रखी है, लेकिन दोस्तों जब हमारी तैयारी अच्छी होती है तो हमें डर हर एक विद्यार्थी को लगता है। जो विद्यार्थी पढ़ता है उसी को डर लगता है कि सर अब इस टाइम कोई गलती ना हो जाए, या फिर हमारी तैयारी नहीं हो रही है, या हम बायोलॉजी में ये भूल रहे हैं, सर केमिस्ट्री की रिएक्शन याद नहीं है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ये सारे माइंड में आप में आएंगे। सर नोट्स रिवाइज नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात को मानिए, यदि आपने पढ़ाई करी है तो आपके माइंड के अंदर सब कुछ है। हमारा माइंड जस्ट लाइक ए कंप्यूटर रहता है, हमारे माइंड में सब कुछ रहता है, बस उसको फाइल को ओपन करने की जरूरत रहती है। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आने वाले 30 दिन के अंदर हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए ताकि एग्जाम के अंदर हम शानदार परफॉर्म कर पाए। तो दोस्तों सबसे पहले जो बच्चा गलती करता है साइंस का, क्योंकि 90% विद्यार्थी नीट की तैयारी करने वाले होते हैं, कई जेई की तैयारी करने वाले होता है, उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं नीट का रहा होता है। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि जो आपका लैब असिस्टेंट का सिलेबस है उसको तो अभी आपके सामने होना चाहिए। सबसे पहले मोबाइल में हो तो बढ़िया, वरना प्रिंट आउट निकाल दो। और जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं, अब इस टाइम अपने को रैंडम स्टडी नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको जो आपका सिलेबस है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, विशेष करके मैं बात करूं पेपर सेकंड की, अब आपको रैंडम स्टडी नहीं करना है कि कुछ भी पढ़े जा रहे हो। इस टाइम आपको आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक गिवन है उसी को आपको टारगेट करना है, क्योंकि दोस्तों सिलेबस काफी बड़ा है। मैं बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों आपके 100 प्रश्न आएंगे। फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जनरल साइंस के कुल मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसके अंदर अपन बात करें सर सेकंड पेपर की, तो बहुत सारे विद्यार्थी रैंडम पढ़ाई करते हैं, वो चैप्टर का नाम देखते हैं लेकिन टॉपिक को नहीं देखते। अब आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे बायोलॉजी की मैं बात करूं तो आपके सामने दे रखा है कौन सा, विशेष करके आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी, फंगाई, लाइकन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये आपको अब इस टाइम बायोलॉजी को आपके नोट्स प्लस एनसीईआरटी, कौन सी, ओल्ड एनसीईआरटी, जो ओल्ड एनसीईआरटी थी, सिलेबस हमारा ओल्ड के अनुसार है, तो ओल्ड एनसीईआरटी को अपने को लाइन बाई लाइन पढ़ना है। और एक एनसीईआरटी की बुक आती है, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, उसके आपको प्रश्नों को सॉल्व करने हैं। तो अब आपको वन शॉट के अंदर एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। जो इसमें टॉपिक दे रखा है वो हर एक टॉपिक अपने को कवर करना है। जो इसके अंदर टॉपिक दे, जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के अंदर है आपको विशेष करके ये ध्यान रखना है इस टाइम, फिजिक्स के अंदर तो आपको न्यूमेरिकल सही, न्यूमेरिकल आपको फॉर्मूला सीट बनानी है, वन शॉट के अंदर फॉर्मूले रिवाइज करने हैं और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। जो टॉपिक अपने को गिवन है उसके अनुसार, जैसे डॉपलर है तो भाई पर्सन आएगा तो डॉपलर के बारे में मुझे सारी जानकारी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो टॉपिक्स दे रखा है, जैसे कूलम्स लॉ दे रखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एप्लीकेशन दे रखी है, जो ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक के अनुसार मुझे प्रश्नों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों
बहुत सारे विद्यार्थी, जैसे एटम की बात करूं तो एटम के अंदर बोहर मॉडल दे रखा भैया, आएगा ही आएगा बोहर मॉडल से प्रश्न। जैसे ऑप्टिक्स में बहुत बड़ी ऑप्टिक्स है, लेकिन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इंटरफेरेंस, इनके आपको टॉपिक वाइज फॉर्मूले विथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी होगी। सर कैसे करेंगे, मैं बात करूंगा। नेक्स्ट में बात करूं विशेष करके केमिस्ट्री की, तो आप देखिए अब बच्चा गलती क्या करता है, मैं इस सिलेबस का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो ये टॉपिक है ना, इन टॉपिक से डायरेक्ट प्रश्न उठता है। जैसे आपको फंडामेंटल एटम और दोनों चैप्टर साथ में है, यदि आप इसको पढ़ने बैठोगे तो बहुत बड़े अध्याय है दोनों, लेकिन सिलेबस में क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स और एटम, इस टाइम हमने को इसके अनुसार ही पढ़ना है। सर रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है, बस रदरफोर्ड पढ़ के और सब छोड़ो। क्वांटम नंबर पढ़ दिया, पाउली, ऑब्बॉब, टाइप ऑफ ऑर्बिटस, हॉर्न्स, ये अपने को ये टॉपिक के अनुसार पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना। अब समय गया सारा पढ़ने का, अब अपने को इन टॉपिक के अनुसार पढ़ना है। तुझे पता होना चाहिए कि पाउली साहब ने क्या बोला था, क्वांटम नंबर क्या है, प्रश्न आएगा क्वांटम नंबर से, आना ही है। सर ऑब्बॉब साहब ने क्या बोला था, डायरेक्ट डेफिनेशन आई है पीवाईक्यू के अंदर। ठीक उसी प्रकार में मॉडर्न फिजिक्स दे रखी है, तो मैं क्यों पढ़ूं, ओनली मॉडर्न ही पढ़ो ना, मॉडर्न, और ये जो टॉपिक है वो पढ़ो। यानी कहने का तात्पर्य है कि इसके अंदर जो जो टॉपिक गिवन है वो आप आपके नोट्स से रिवाइज कर सकते हो। नोट्स नहीं है तो सबसे बेस्ट है कि एनसीईआरटी से, क्योंकि दोस्तों मैं बार बार सिलेबस को टारगेट ये कर रहा हूं क्योंकि सिलेबस में सब कुछ नहीं दिया हुआ। एनसीईआरटी के अंदर उठाना है, जो टॉपिक दिया हुआ है उसी के अनुसार आपको करना है। जैसे कॉमन आयन इफेक्ट प्रश्न आएगा, पीएच का क्वेश्चन आएगा, यहां गैसियस का दे रखा है, लॉ से क्वेश्चन आ रखे हैं। यानी आपको सबसे पहले जो आप पढ़ाई करो, आप रैंडम स्टडी नहीं करना है, टारगेट बना के आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, अब क्या क्या कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला आपको सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है और जो टॉपिक है वो तुझे रिवाइज करना। अब सर कैसे करें, हमारे पास तो मात्र 30 डे है, तो 30 डे के अंदर आपकी जो रणनीति होनी चाहिए, सबसे पहले आपको खुद से प्रॉमिस करना होगा कि मुझे ये 1 महीना मेरे भविष्य निर्धारित कर सकता है। यदि मेरा इस महीने मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, सोशल मीडिया, इधर अब शादियों की सीजन आ रही है, बुआ के ताऊ के लड़के की शादी होगी, 2-4 दिन खराब नहीं करने अपने को। यदि आपको सरकारी कर्मचारी बनना है तो खुद से प्रॉमिस करना होगा कि इस टाइम अपने को 12 से 14 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये पॉसिबल नहीं है। भाई मैंने देखा है लोग करते हैं, जो बच्चे नीट की जेई की तैयारी करते हैं वो पढ़ते हैं, लास्ट में ये काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको 24 आवर में से आपका खाने का और पीने का सोने का वक्त निकाल लो। अब खुद से प्रॉमिस करना है कि मुझे पढ़ाई करनी है, छोटी छोटी साइकिलें बनानी है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। दूसरा आपको रिवाइज करना है पूरे सिलेबस को। आज अपनी तारीख हो गई है 10, आने वाले 20 तारीख से मतलब 20 दिन के अंदर अपने को पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करना है। वन शॉट में सिलेबस रिवाइज, आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही एमसीक्यू हो सके तो आप नीट के एमसीक्यू आप कर सकते हो, नीट के एमसीक्यू कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर हमारे पास नोट्स भी नहीं है, तो वन शॉट पीवाईक्यू और एमसीक्यू हर एक सब्जेक्ट करने हैं। अब साथ ही साथ नोट्स प्लस एनसीईआरटी बायो में और केमिस्ट्री में, अरे बायो में और केमिस्ट्री में, कि जो आपने पढ़ रखा है पहले वो प्लस एनसीईआरटी, बायोलॉजी की एनसीईआरटी जरूर पढ़ना और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जरूर एनसीईआरटी को पढ़ना। अब एक सबसे बड़ा काम आपको करना है, 1 महीना बचा हुआ है, ऐसा कोई मार्केट में मॉडल पेपर नहीं होना चाहिए जो आपने नहीं किया। डेली जिस टाइम तुम्हारा एग्जाम का टाइम है ना, लाइब्रेरी के अंदर टाइम फिक्स कर लो, जितने घंटे का आपका एग्जाम है ना उतने घंटे का टाइम सेट करके डेली मॉक टेस्ट लगाओ। डेली आपको लगेगा कि आपकी तैयारी नहीं है, आपसे नहीं हो रहे, अभी मेरी तैयारी बाकी है, टॉप करता उसको भी ऐसे लगता कि कुछ बाकी रह गया, कुछ बाकी हो गया, तैयारी कभी ऐसा फील नहीं आता कि मेरी तैयारी पूरी होगी। तो डेली आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको मॉक टेस्ट का टाइम, उसके बाद 1 घंटा एनालिसिस कि कोई भी प्रश्न गलत क्यों हुआ, गलत होने का कारण क्या, मुझे टॉपिक नहीं पता था
या सिल्ली मिस्टेक हुई, क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर दोस्तों आपको एक पेपर को लिमिटेड टाइम के अंदर सॉल्व करना, उसको क्वेश्चन को पढ़ना, वापस आंसर निकालना, इंप्लीमेंट करना, ये आप सीख जाओगे। क्योंकि फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल आएंगे, केमिस्ट्री में आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे, तो वो आपकी प्रैक्टिस से कहां से आएंगे, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। अब यदि आप 30 दिन, जिस टाइम आपका एग्जाम का टाइम है, साइंस ये मानती है हमारा जो ब्रेन है ना अडेप्ट करता है, यदि आप उसी टाइम आप लगाओगे पेपर को, जिस टाइम आपका एग्जाम का टाइमिंग है, तो आपका माइंड उस टाइम एक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? एक्टिव। तो आप उस टाइम में आप उस पेपर को लगाइए और देखिए कहां गलती हो रही है और क्या हो रही है। तो अब ये मान लो यदि किसी बच्चे ने 30 मॉक टेस्ट लगा दिए, तो ये मान के चलिए कि आपका जो नंबर आने थे उससे अब बेटर आएंगे। तो मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, और बिना मॉक टेस्ट कोई फायदा नहीं, कितना भी पढ़ लो बिना मॉक टेस्ट बेनिफिट नहीं होने वाला। नेक्स्ट आपको नो रैंडम स्टडी। अब अपने को रैंडम नहीं पढ़ना कि कुछ भी उठा रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं वीडियो देख लिया वहां चला गया, भाई नहीं। अब तुझे अपने को खुद को टाइम देना है, क्योंकि जब तक खुद नहीं पढ़ेगा तब तक मेरे भाई सिलेक्शन नहीं होता, कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम हो जाओ या फिर कोई सरकारी नौकरी का हो जाओ। टारगेट बेसिस पे डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को, अब तू खुद शेड्यूल बना कि तुझे बायोलॉजी के केमिस्ट्री में 10 चैप्टर दे रखे हैं, तू कैसे उसको करेगा। डेली एक चैप्टर का, एक बायो का और एक केमिस्ट्री का, या फिर एक फिजिक्स का और एक बायो का। अब खुद अपन आपको शेड्यूल बनाना होगा कि एक महीने में, ताकि आप रिवाइज कर लो। मुझे कोई बोलता तो मैं कैसे करता, बायो केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक एक शॉट के अंदर कर दी, भैया नोट्स पढ़ लिए 2-3 घंटे के अंदर, फटाफट एमसीक्यू लगा दिए। इनऑर्गेनिक के टीचर के नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी पढ़ी, लगा दिए। मतलब अब टारगेट बेसिस पे आपको स्टडी करना है। ह्यूमन फ्यूचर लेके बैठा, पूरी ह्यूमन फ्यूचर पढ़ ली एनसीईआरटी से, न्यूमेरिकल्स कर दी, प्रैक्टिस कर ली। तो टारगेट स्टडी करना, वहां टिक लगा लो, ये जो टॉपिक आपके हो गए। कोई टॉपिक अपने को छोड़ना नहीं है, रैंडम स्टडी नहीं करनी। अब बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो मैंने बोला एनसीईआरटी नोट्स, नीट पीवाईक्यू, और साथ ही साथ पीवाईक्यू आप कर सकते हो। फिजिक्स में हर एक बच्चे को फॉर्मूलेस बाय हार्ट याद होने चाहिए। मैं आपसे पूछूं टेलीस्कोप का क्या है, पावर का क्या, जो भी है आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे कुछ भी बोलूं, जैसे केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको बोलिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, तो आपके माइंड में आना चाहिए। मतलब आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। अब आपको नहीं है तो फॉर्मूला लिखो, याद करो, 2 दिन के अंदर फॉर्मूले पूरी सीट बना के याद कर लो। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा तेरे माइंड में आना चाहिए, है ना। कूलम्स लॉ ने क्या बोला तेरे को पता होना चाहिए। नहीं है तो नोट्स बनाओ, फॉर्मूला सीट बनाओ और याद करो, और कोई शॉर्टकट नहीं है। केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी पढ़ो, किसकी? ऑर्गेनिक की। यदि आपके पास टीचर के नोट्स है उनको पढ़िए, सबसे बेस्ट है। उसके बाद रिएक्शन है, आप 1 पेज पे लिख लो, 2 पेज पे लिख लो, याद कर लो। आपको पता होना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन क्या है, फिटिंग रिएक्शन क्या है, वुड्स का ड्रॉबैक क्या है, कौन सा वुड से नहीं बना सकते, मार्कोनी का नियम क्या कहता है, पता होना चाहिए भाई। 2 ही तो चैप्टर है ऑर्गेनिक के, तो ये बातें अपने को पता होनी चाहिए, तभी जाके कुछ होगा। ये कैसे होगा? जो आपने पढ़ा है ना उसको आप कॉन्साइज करो, एक बार रिवाइज करो। टारगेट ये होना चाहिए कि 30 तारीख तक, यानी 20 दिन के अंदर मुझे पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को रिवाइज करना है, तो करना है। और मैं जीके की बात, राजस्थान के बारे में मुझे इतना आइडिया है नहीं, लेकिन राजस्थान के जीके के अंदर जो करंट है, अभी एसआई का एग्जाम हुआ, मैक्सिमम जनवरी फरवरी मार्च का करंट आया, तो अभी लेटेस्ट का करंट जियोग्राफी, आर्ट और कल्चर, इस पे टारगेट करो। जिसका सिलेबस कम हो आप जल्दी पढ़ सकते हो। अब नया पढ़ने की कोशिश मत करना, जो पहले पढ़ा उसका रिवीजन करना। रिवीजन इज की टू सक्सेस। सिटिंग टाइम बढ़ाओ, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, और जितना भी सोशल मीडिया है, डिस्ट्रक्शन है, उसको आप हटाइए। 1 महीने को अपने आप को पूरा समय दीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। यदि आपने मेहनत करी है तो सफलता जरूर मिलेगी। कंपटीशन है, लगता है हर बार कि होगा कि नहीं होगा, मन में कई बार नेगेटिविटी आएगी, लेकिन दोस्तों अपने आप को अब यहां प्रूव करना होगा कि इस भीड़ में से मैं बेटर हूं या मैं बेस्ट हूं। तो मेहनत कीजिए और जितना पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, और विशेष करके मॉक टेस्ट पे जरूर ध्यान देना। मेरा इसका वीडियो का मोटिव यही था कि आपको पूरा रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट देने हैं। अगर आप चाहते हो कि सर हम प्रैक्टिस कैसे करें, तो आपके पास एमसीक्यू बैच भी उपलब्ध है ना। एमसीक्यू बैच जिसके अंदर आपको मिलने वाला है क्या,
मिलने वाला है। एमसीक्यू बैच है जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, विज्ञान वर्ग के लिए है, ठीक है, जिसके अंदर 3500 प्लस एमसीक्यू है, जो कि 2 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। तो आप इसको आप बाई करके आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उत्कृष्ट टीम के साथ जुड़ के यदि आपको लगे कि सर एमसीक्यू कहां से करें, तो आप हमारे साथ जुड़ के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम एमसीक्यू बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप सभी को उत्कृष्ट परिवार की ओर से ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।